पापा जी को समझाओ कि क्या करते हो आप। यार आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन टू माई डैड ऑल्सो। कोई पूछते हैं तो वो कह देते हैं ड्रोन से कुछ करता है। शादियों में उड़ने वाले ड्रोन्स एक्चुअली बहुत ही सिंपल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन्स है। आई थिंक चाइना बीट अस देयर, वो ये कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट होती जाएगी। क्या वन पीस ऑफ एडवाइस होगा जो आप उनको दे सकते कहूँगा हम एआई के एज में भी है आज, जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो डिस्टर्ब होने वाले हैं, कि ऐसे स्किल्स डेवलप करो जो तुम्हें मल्टीपल करियर्स में काम आ सकते हैं। भाई जब भी ऐसा खाना सामने रहता है कोई और बात चल रही थी तो मुझे 3 इडियट का वो सीन याद आता है, दोस्त पे फोकस करे, मम्मी पे फोकस, खाने पे फोकस करे, मटर पनीर पे। पाव दो तरह के होते हैं। यस, Which are you? Are you a top person or a bottom person? आई एम अ बॉटम पर्सन। कविता है केदारनाथ सिंह जी की, दुनिया साहित्य से, दुनिया जिजीविषा से आगे बढ़ रही है। हर वो लोग जो लगे हुए हैं अपने आप को ढकेलने में, समाज को ढकेलने में, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी अगले मोड़ पे छोड़ के जा रहे हैं। सफर के मुसाफिर को हर मिलती हुई मदद बहुत खूबसूरत लगती है। हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करी है इरशाद ने। इरशाद मुंबई की एक कम्युनिटी है जो मुशायरे, कवि सम्मेलन, ओपन माइक लगातार कराती है। यदि आप लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं जो लिखना, पढ़ना, सुनना चाहते हैं, जो जिंदगी में कैसे आगे बढ़े इस क्षेत्र में आपको नहीं पता, तो आप इस कम्युनिटी से जुड़िए। ये आपको हर संभव मदद करने का वादा करते हैं, जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं। आप भी मदद जरूर करें, तो उनको फॉलो कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, मिलिए उनके इवेंट में उनसे। ये आपकी मदद की हर संभव कोशिश करेंगे। इरशाद को इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शुभम श्याम है और शैलेंद्र जी की एक कविता है कि जिनके सीने में सुइयों सा गढ़ता है दर्द विवशता का, जिनके घर में घुस बैठा अंधा राक्षस परवशता का, जो दुनिया भर के दर्द उठाए रंजो गम को सहते हैं, जो अपनी राहें आप बना पर्वत की चोटी चढ़ते हैं। कवि उनका है, कविता उनकी है। जिनकी दो खाली जेबें जब बाजार हाट को जाती हैं, जो मोल माल का देख के दूर से आहें भर रह जाती हैं, जिनके अड़ियल छाती में है राजों के राजों सा दिल, जिस आसमान के नीचे फिर बन जाती है खुद की महफिल। कवि उनका है, कविता उनकी है। जिनके सपनों की प्रीत पड़ी बाजारों में बिक जाती है, जिनके सपनों की कलियां अंगारों पे सो जाती हैं, फिर भी जो दिल के घाव छुपा हंसते हैं, जिंदा रहते हैं, तूफानों से कांधे मिला समय के संग में बहते हैं। कवि उनका है, कविता उनकी है। किचन की कविताओं में आज तक आपने कवियों की कहानियां सुनी, उनकी कविताएं सुनी, पर कई दफा कविता और कहानी कवियों से परे हो जाती है। कविता वहां तक भी पहुंचती है जिनकी जब वक्त रहती है, जिनको कविता की जरूरत होती है। कवि वही रहते हैं, कविता वही रहती है, उसका अनुपात बदलता चला जाता है, उसका महत्व बदलता चला जाता है। कविता अपनी दुनिया स्वयं ढूंढ लेती है, श्रोता ढूंढ लेते हैं अपनी कविता, वो कविता जिनमें उनकी आत्मा बसती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे कॉलेज के मित्र हैं, हमने दोनों ने आसमान के ख्वाब पाले, रास्ते अलग थे। मैंने आंखों से आसमान समेटने की कोशिश की, उन्होंने आसमान से दुनिया समेटने की कोशिश की। हम दोनों क्लास के पिछली बेंच पर बैठकर वो सपने देखते थे आसमान में उड़ने की, और मैं सपने देखता था कविताओं के आसमान में उड़ने की। जो हमारे मेहमान हैं, जो आज के मेहमान हैं, वो भारत के 21वीं सदी में वैज्ञानिक जगत में पंख लगा के उड़ने के ख्वाब को मजबूती दे रहे हैं। ड्रोन जगत के उद्यमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बाकायदा जीते जागते और उसको साकार करते हुए हम जैसे लोगों की तरह अपनी डिग्री को बेकार न करते हुए जिस व्यक्ति ने भारत के 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने की कोशिश की, वो जिसने आसमान से भारत को दुनिया दिखाने की कोशिश की, स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान, ड्रोन जगत के उद्यमी और आकाशी के डायरेक्टर एंड CEO शंकर दीक्षित भाई साहब। थैंक यू। ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन कभी किसी ने दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मतलब फॉर्मल सिर्फ कैमरे के सामने दोस्त हो सकते हैं हो गए, जिंदगी भर का जितना किया धरा था, पहला फॉर्मल अमी के शादी पे हुए थे और दूसरा आज Yes. उसके अलावा कैसे हो, क्या चल रहा है?
बहुत बढ़िया। आई थिंक ज़िंदगी ने जितने हमको डिफ़िकल्टीज़ दिए, चैलेंजेस दिए, हमने हमेशा उसे एज अपॉर्चुनिटी देखा है, एंड आई थिंक दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट। एक्सप्लेन टू माई डैड व्हाट यू एक्चुअली डू, मतलब मेरे पापा जी को समझाओ कि क्या करते हो। यार, आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन टू माई डैड ऑल्सो, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। पर जब कोई पूछते हैं तो वो कह देते हैं ड्रोन से कुछ करता है। नहीं, मेरे पापा को पता भी नहीं होगा ड्रोन क्या है। तो मैं यूजुअली शादियों में उड़ने वाले ड्रोन्स का रेफरेंस लेता हूँ, बहुत लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो शादियों में उड़ने वाले ड्रोन्स एक्चुअली बहुत ही सिंपल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन्स हैं। हम सिमिलर बट उससे बहुत ज़्यादा बैटरी पावर वाले ड्रोन्स यूज़ करते हैं जो ज़्यादा देर तक उड़ सके, बट उसकी जो कोर टेक्नोलॉजी वो सेम है। एंड हम उन ड्रोन्स से सर्वे करते हैं, लैंड सर्वे करते हैं। ड्रोन्स के हज़ारों यूज़ केसेस है, एप्लीकेशंस है, बट हमने जो चुना है उसमें लैंड सर्वे या हिंदी में भूमि अभिलेख करते हैं। भूमि, ये पापा को मेरे को समझ में आया। यस नहीं तो ये सबको समझ में आता है क्योंकि ज़मीन सबके पास है, लैंड सबके पास है। उन्हें अपने लैंड की बाउंड्री चाहिए होती है। सबके अपने बगल वाले लैंड वाले से झगड़ा हो रहा होता है कि तू मेरे ज़मीन में घुस आया है, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में एनक्रोचमेंट कहते हैं। अब मुझे इतनी हिंदी आती नहीं, क्या मुझे हड़प लेना कहते हैं। तो अगर किसी ने हड़प लिया हो तो उसके लिए जो सर्वे कराया जाता है, तो पुराने ज़माने में उसके लिए हम सरकारी सर्वेयर्स बुलाते थे और वो अपने ट्राइपॉड लगा के सर्वे करके तुमको सारा डेटा दे के जाते थे। आज जब हमें ये एक नेशनल स्केल पे करना है, आप ऐसा सोचिए कि 5 एकड़ 10 एकड़ की ज़मीन को सर्वे करने में लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है उस सर्वेयर को, जो सरकारी सर्वेयर आता है। बट आप सोचिए कि अगर मुंबई जैसा शहर बनाना है हमें, थाने जैसा शहर बनाना है हमें, तो हज़ारों एकड़ की सर्वे करके उसके ऊपर, उस सर्वे के डेटा के ऊपर हमें शहर का नक्शा बनाना होता है। हमें अगले 10 साल का एक विज़न बनाना होता है कि हमें ये शहर कैसा बनाना है। तो जब हमें, टू गिव यू अ रेफरेंस, एक ड्रोन एक दिन में लगभग 10,000 एकड़ सर्वे कर सकता है। तो जब स्केल की बात आती है, जब हमें नेशन बिल्डिंग में स्केल की जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ ये इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं वो सदियों लग जाएंगे पूरा देश नापने में। यस, सो दैट इज़ वेयर ड्रोन कम्स इनटू पिक्चर। मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्त की कहानी पे नाइस, बट एनीवे। और ये तुझे अभी पता चला, तुझे पहले भी नहीं पता था ये। मुझे ये पता था कि भाई आकाशी करके कुछ कंपनी चलाते हैं जो अच्छी चल रही है। Yes. और वो ड्रोन का कुछ करते हैं, बाकी क्या करते हैं भगवान मालिक है। तो, हाँ, मतलब मुझे पता है Yes. कि कैसे स्टार्ट हुआ। Yes. बट टू ऑल माय पीपल हु आर वाचिंग दिस, आकाशी या उससे पहले Yes. हेला, हाँ, ये हमारा थर्ड ब्रांड कहूँगा, क्योंकि हम कंपनियाँ तो लोगों से बनती है, और जो लोगों के साथ हमने शुरू किया था वो सब आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तीसरी कंपनी है, पर ये तीसरा ब्रांड कहूँगा। तो वी स्टार्टेड एज 2 रूममेट्स। तुम विपुल को भी जानते हो। हम कॉलेज में रूममेट्स थे और हमने शुरू किया, एक पागलपन ही था। हम दोनों यूएस गए थे एक कंपटीशन के लिए, और वहाँ पे नासा और लॉकहीड मार्टिन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कंपटीशन अरेंज किया था, और हम इंडिया रिप्रेजेंट करके वहाँ गए थे। उस कंपटीशन में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की लिमिट जो हम समझते थे वो दूसरे कंट्रीज़ में, दैट इज़ वेयर दे स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ आए थे जो टेक्नोलॉजिकली इतने नॉलेजेबल थे कि हमें तब रियलाइज़ हुआ कि हमें अभी सीखना बहुत है। बट वो एक स्पार्क जो होता है, मुझे लगता है ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग यू कविताओं में तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, मेरा ड्रोन्स में जो इंटरेस्ट है, वो स्पार्क पहले कहीं से आता है। एंड देन वो हमारी जो क्यूरियोसिटी है उससे हम और उसमें डीपर घुसते जाते हैं, एंड वी बिकम वॉट एवर वी बिकम टुडे। आई थिंक 10 साल हो गए इस बात को। तो वो जो स्पार्क है वो हमें उस कॉम्पिटिशन ने दिलवाई थी। एंड टू पुट अ चेरी ऑन द केक, वी केम 7th इंटरनेशनली एंड वी वर फर्स्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो वो उस टाइम पे वन ऑफ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट्स था। यस। तो कॉलेज में आके बहुत इज्जत मिली थी। थोड़े बहुत आई थिंक हमारे जो अटेंडेंस वगैरह के प्रॉब्लम्स थे वो उस कंपटीशन के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, इनका हम संभाल लेते।
हमारा कॉलेज अटेंडेंस के मामले में बड़ा सख्त हुआ करता था दोस्तों। Yes. मतलब नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट माय कॉलेज वीआईटी यूनिवर्सिटी, Yes. बट जस्ट टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, हमारे कॉलेज में एक कॉमेडियन आए थे तब के ज़माने में, पापा सीजे करके। यस उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस की अपनी वीडियो रिलीज करी और वो इतनी सच बोल गए मंच से कि उनको फिर से बैन कर दिया गया कॉलेज में वापस उनको नहीं बुलाया गया। Yes. तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस महसूस होती थी उस कॉलेज में। मुझे याद है 74 पॉइंट समथिंग % अटेंडेंस पे भी हमें एग्जाम नहीं देने देते थे। आतिफ करके हमारा जो दोस्त हुआ करता था, वो राइटर इसीलिए ही बन गया क्योंकि उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई अटेंडेंस के कारण। बहुतों की डिग्रियां कंप्लीट नहीं हुई है इस चक्कर। जो लोग हैं भारत के, उन्होंने पहली बार ड्रोन 3 इडियट में देखी थी। Yes, आपका पहला yes. ड्रोन इंटरेक्शन? मुझे 3 इडियट्स में भी जो देखा था, आई थिंक मेरा भी पहला इंटरेक्शन वही था, बट मुझे वहाँ भी ये नहीं समझ में आया था कि इसे ड्रोन कहते हैं। अच्छा, तो हमारा ध्यान ज़्यादा आमिर खान की तरफ था और ही डाइड। यस, बट आई वॉज लुकिंग एट करीना कपूर, सो आई थिंक भाई की अभी शादी हुई है। अभी शादी। तो या सो टेक्निकली स्पीकिंग हम अभी इंजीनियर्स बने नहीं थे, तो हमें वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी कि ड्रोन क्या होता है और इसे ड्रोन कहते हैं। एंड विद बट वो जो एक वाव फैक्टर है ड्रोन का, जो हम अभी भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, देश भर में हम ड्रोन्स उड़ाते हैं। वन वेरी कॉमन थिंग दैट वी नोटिस इज, पहले तो ड्रोन्स जहाँ यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी इनएक्सेसिबल एरियाज़ में होते हैं। जहाँ एक्सेस अवेलेबल है अभी भी इंसान जाके सर्वे कर सकता है। तो क्योंकि हम छोटे छोटे गाँव में जाके सर्वे करते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे साथ होती है कि जैसे ही ड्रोन टेक ऑफ करता है तो गांव के सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं। सो दैट वाव फैक्टर दैट ड्रोन हैज़, इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एंड आई थिंक वो हमें बहुत वहाँ क्लिक हो गया। ऑब्वियसली, मतलब आधुनिक पतंग की तरह उड़ता है Yes, वो आसमान yes. में। ऑब्वियसली मजा तो आता है। यस सो अभी जैसे आकाशी का काम समझ में आया हमें, Yes. सर्वेइंग वगैरह करता है। Yes. ड्रोन का और क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? मैं थोड़ा सा टेक्निकल होता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब बट टेक्निकल आप हो, हाँ। बट आप उसको लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रोन जो है वो एक व्हीकल है। तो जिस तरह आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, ड्रोन एक व्हीकल है जो उड़ सकता है। तो ड्रोन के एप्लीकेशंस ड्रोन पे नहीं डिपेंड करते। ड्रोन के एप्लीकेशंस इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि उसमें हमने क्या फिट किया है, जिसे हम पेलोड कहते हैं। तो अगर आप ड्रोन पे कैमरा लगा दो तो इससे हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। आप ड्रोन पे एक टैंक लगा के स्प्रिंकलर लगा दो तो इससे हम एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग कर सकते हैं। आप ड्रोन में मिसाइल्स लगा दो तो इससे हम डिफेंस के एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ऐसा सच में लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इंडियन यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ड्रोन के इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम और कितने एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उसमें और कितने नए सेंसर्स या नई चीज़ें लगाकर ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं, ये अभी बहुत सारा डिस्कवर करना बचा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि ड्रोन शोज होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स को एक साथ उड़ाते हैं और उससे इन एयर शोज किए जाते हैं। हमने रिसेंटली अभी जैसे हमने इंस्टाग्राम पे हम वीडियो देखते Yes. हैं कि चाइना ने बहुत बड़ा ड्रोन शो किया, एंड लाइक हमें ऐसा परसेप्शन लगता है कि चाइना ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत आगे है। सो वेयर डू यू सी इंडिया इन दैट रिगार्ड? India has recently broken the world record of the maximum number of drones flown together Wow. in Amravati, and I think the number was somewhere around 5,000 drones were flown together. In India? Yes. So India is absolutely at the cutting edge of this technology. We are as good, if not better, than China in this space. Yeah. तो हमें अपने आप को बिल्कुल कम समझने की तो जरूरत आदत है ना, थोड़ा सा Colonial है, हमारे ये बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। कि हम मान ही नहीं पाते हैं कि हम भी, मतलब इसरो ने हमें दिखाया है कि हम दुनिया को लीड कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बावजूद इसका वक्त लगेगा इस नशे को उतरने में हमारे जो है। बट लाइक दिस इज सच अ न्यूज़ कि मतलब हाँ, ये वीडियोस आती क्यों नहीं हमारे पास फिर? लाइक देयर इज अ वीडियो फॉर सच थिंग। यस यस। तो आई थिंक ये चैनल्स जो हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है, बट इनको और थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जो ऑलरेडी जिनकी रीच बनी हुई है वो लोग अगर इसको प्रमोट करें तो ये कंटेंट शायद सब तक पहुंच पाएगा। नाइस। तो इंडिया हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड Yes. फ्लाइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रोन्स। यस, इसे स्वॉर्मिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वॉर्मिंग, स्वॉर्म ऑफ बीज होते हैं जो अपने मधुमक्खियाँ होती है उसके छत मतलब उसके ग्रुप को
स्वॉर्म कहते हैं, तो क्योंकि ये भी उड़ते हैं तो इन्हें भी स्वॉर्म कहा जाता 5000 ड्रोन्स को उड़ाने के लिए 5000 पायलट्स थे या है। नहीं, ये फुल्ली ऑटोनोमस होता है। पहले से प्रोग्राम किया जाता है कि वो कैसे टेक ऑफ करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब जमीन पे रख देने के बाद एक एंटर बटन दबाना एक होता enter है, बटन बस दबाना है और सब काम- कुछ प्री प्रोग्राम्ड होता है। वाह मैं तो पैसे रखता कि इंसान लगता नहीं है नहीं, वो 5000 लोग अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हाँ, करेंगे coordination। तो इसमें काफ़ी प्रिसिशन की ज़रूरत होती है। अगर एक ड्रोन 5 से 6 सेंटीमीटर भी यहाँ वहाँ चला जाए create करता है। तो फिर वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देगा। एक ड्रोन दूसरे में भिड़ेगा, 2 4 में भिड़ेंगे, 4 16 में भिड़ेंगे, तो दैट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के GPS सेंसर्स यूज़ होते हैं इसमें, जिसमें रियल टाइम उनको करेक्ट किया जाता है और वो लेस देन 3 to 4 मिलीमीटर एक्यूरेसी में अपना पोजीशन होल्ड करके खड़े हुआ है कभी ऐसा? हुआ है। बट आई थिंक जहाँ भी हुआ है इट वॉज मोर इन द टेस्टिंग फेज। इट हैज़ हैपेंड जहाँ पे यू नो इट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन। आज तक हम लकी रहे हैं कि सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, एंड उसमें भी आई थिंक थोड़े और लेयर्स होते हैं। जैसे आपने ज़्यादातर ड्रोन शोज़ के अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, ये तालाबों के ऊपर, पानी के ऊपर, ऐसे एरियाज़ में शो दिखाया जाता है, क्योंकि और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये बहुत काफ़ी डिस्टेंस से दिखाई देता है। तो अगर तालाब के ऊपर आपने ये पूरा सेटअप किया हुआ है जहाँ ड्रोन्स उड़ेंगे, तो इन केस अगर कुछ हो जाए तो भी पानी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। Yes. नाइस। सो आप तुम पिछले 7-8 सालों से ड्रोन में हो। Yes. व्हाट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड ऑल ऑफ द वर्क दैट यू हैव हैड? मतलब इतने सारे हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ हमने मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स किए हैं इन द लास्ट 7 years। बट इफ़ आई हैव टू टेल यू, थोड़ा सा ये इमोशनल क्वेश्चन भी है, द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग आई हैव एवर गॉटन इज़ व्हेन वी एक्चुअली टेक ऑफ द ड्रोन एंड इट गोज़ इन टू द एयर। द वाव फैक्टर ऑफ दैट मोमेंट हैज़ still amazed me, and I think anybody who has ever seen a drone, the attention it catches एक सेकेंड में, मुझे लगता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ है ड्रोन के। नाइस। सो गवर्नमेंट के साथ आपका Yes. मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन, पॉलिसीज लेवल पे वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड लेवल? आई वुड से लास्ट 3 to 4 years में काफ़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ निकाले गए हैं। 2019-2020 में काफ़ी रेफरेंडम्स आए थे, इंडस्ट्री के साथ उन्होंने बातचीत करके बहुत ही प्रोग्रेसिव लॉज आए हैं इंडिया में। हमने जब शुरू किया था तभी लॉज नहीं थे, ऐसा नहीं था। बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं था कि ये इलीगल है, इसके रिगार्डिंग लॉज ही नहीं बने थे। बट जब लॉज बने, मुझे लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट गवर्नमेंट्स ने बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ क्रिएट की है। बट इंडिया हैज़ बीन वेरी प्रोग्रेसिव इस चीज़ में। आई थिंक द लॉज दैट हैव कम आउट, ऑफ कोर्स दे आर द फर्स्ट सेट ऑफ लॉज, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट दे हैव सपोर्टेड द इंडस्ट्री वेरी वेल। ड्रोन लॉज 2020 वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन पूरे देश में ड्रोन्स कैसे उड़ाना चाहिए और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इसके लाइसेंसिंग कैसी होगी। ड्रोन उड़ाने के लिए हम ड्रोन पायलट कहते हैं जो ड्रोन उड़ाता है, ड्रोन पायलट को एक लाइसेंस लेना होता है, उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग के क्या लॉज होंगे, उसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, इन सभी के ऊपर बहुत ही प्रोग्रेसिव लॉज क्रिएट किए गए मुझे लगता है। यस विस्तृत यस, बट वो काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्टिव भी है, ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते के ऊपर इतना फोकस न करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं और इनके ऊपर बेसिकली। तो जिन कंट्रीज में रेस्ट्रिक्टिव्स हैं, कुछ तो वजह रही होगी मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट करने की। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है। ड्रोन क्योंकि मैन्युअली उड़ाया जा सकता है एंड एक्सेसिबिलिटी टू ड्रोन्स और उसके पार्ट्स जो है ये भी काफ़ी आसान हो गई है, तो इसके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बट मुझे लगता है हर टेक्नोलॉजी के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। तो जो हमारी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग होती है, जो मैंने अभी बताया, लाइसेंसिंग और ये सब जो होता है, इस प्रोसेस में इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव अवेयरनेस दिया जाता है, सिखाया जाता है कि क्या किस तरह से ड्रोन्स को पॉजिटिव यूज़ के लिए हमें। सो गवर्नमेंट मतलब होता है ना, जहाँ भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं, कंसर्न्स जो भी हैं, इंडिया में आपने बोला काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉ बनाए गए हैं।
सो आर वी टैकलिंग दो जो डेंजर्स हैं ड्रोन्स के साथ, और कुछ डेंजर्स हैं जैसे प्राइवेसी कंसर्न माइट बी अ रीज़न, जैसे हर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ड्रोन रेस्ट्रिक्टेड है, लाइक एयरपोर्ट्स के अराउंड या किसी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के अराउंड ड्रोन्स रेस्ट्रिक्टेड हैं. सो व्हाई इज़ दैट, एंड हाउ ऑन पॉलिसी लेवल हम इसको ज़्यादा बेहतर और कर सकते हैं यदि ऐसा कुछ है? Yes, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स जो है इसमें दो तरीके के अप्रोच होने चाहिए. पहला अप्रोच अवेयरनेस का है. वी हैव टू मेक पीपल अवेयर दैट ड्रोन टेक्नोलॉजी को नेगेटिव तरीके से यूज़ करने के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, एंड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिक्स सेंस भी है हर ह्यूमन बीइंग में, मुझे लगता है कि वी अंडरस्टैंड द डेंजर्स बेटर. और दूसरा, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प मेक श्योर कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स मेक श्योर किए जा रहे हैं. काफ़ी ड्रोन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे भी काम हो रहा है. हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है, ड्रोन इंडस्ट्री ही एंटी ड्रोन इंडस्ट्री पे भी, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है. वेयर एयरपोर्ट्स, कैंटोनमेंट एरियाज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, पार्लियामेंट्स, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, ऐसे काफ़ी सेंसिटिव एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय किए जाएंगे, जहाँ जैमर्स होते हैं और कई तरह के टेक्नोलॉजीज होते हैं जिससे हम ड्रोन से प्रोटेक्टेड रह सकते. मतलब बहुत लेमैन क्वेश्चन है. आई हैव अ ड्रोन एंड आई एम फ्लाइंग इट, एंड मैंने एयरपोर्ट के अंदर घुसाया. एयरपोर्ट तो फिर भी काफ़ी सिक्योर रहता है. फॉर एग्जांपल मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया या किसी प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर उड़ा दिया. प्राइवेट तो फिर भी सिक्योरिटी नहीं ही होगी, वो कुछ नहीं कर सकते. एयरपोर्ट पे उड़ा दिया, तो हाउ डू दे टेक देम डाउन? तो वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अभी काफ़ी वेल ट्रेंड है इन चीज़ों पे. तो आई थिंक उनका रिस्पॉन्स टाइम और दे आर इक्विप्ड विद ऑल द टेक्नोलॉजीज. उनके पास फ्रीक्वेंसी जैमर्स होते हैं जिससे जो इंसान उड़ा रहा है ड्रोन, उसके फ्रीक्वेंसी और ड्रोन के फ्रीक्वेंसी के बीच में वो चले जाते हैं, एंड दे मेक श्योर कि पायलट अब ड्रोन को कंट्रोल ही ना कर पाए, और वो ड्रोन को कंट्रोल करके लैंड करते हैं या क्रैश कर देते हैं इन अ कंट्रोल्ड. इंस्टेड ऑफ शूटिंग दैट डाउन, कम्युनिकेशन किल कर देते हैं. Yes. नहीं चमकता हम जैसे लोगों को. बस याद दिला दूं कि तुम भी इंजीनियर हो. आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. मुझे मतलब ऐसा लेमैन रहना पड़ेगा, पता है ये सारी चीज़ें मुझे. यस, अच्छी खासी डिग्री करी थी, साथ में पढ़े हैं. मतलब ऐसा नहीं था कि किसी डिग्री में मैं फेल हो गया और ये पास हो गया. साथ में कॉलेज अटेंड किया, पढ़े हैं, ये तो गलत होगा बोलो. मैं बेंच के पहले लास्ट बेंच पे बैठ के कविताएं लिखता था, और भाई पता नहीं क्या करते थे. भाई अपना बताएंगे, मैं क्यों नहीं किसी और को बताऊंगी क्या करते थे. पर हाँ, पढ़ाई तो हमने नहीं करी है क्लास में बैठ के. बट कॉलेज में आई डोंट थिंक कि पढ़ाई के लिए लोग जाते हैं. कॉलेज इज़ अ प्लेस फॉर ग्रूमिंग, आई फील. नेटवर्किंग मतलब मैं ऐसे बैठ ही नहीं सकता था, इतनी बातें कर ही नहीं सकता था. आई वॉज द पप्पू इन माई कॉलेज फर्स्ट ईयर. तो या कॉलेज इज़ फॉर ग्रूमिंग. कॉलेज ग्रूम तो प्यारा किया. जैसा ये कॉन्सेप्ट है, और देश की सरकारें, प्रधानमंत्री जी कई दफ़ा ये बात बोलते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ द सॉल्यूशन. हर समस्या का जो इंसानी सभ्यता झेल रही है उसको कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं. योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो कितना है नहीं है, व्हाट वाज दी, मतलब होता ना कि एक ऐसा समस्या था जो हमने सॉल्व किया और हमें बड़ा मज़ा आया जी कि हमने ड्रोन से ये वाला टैकल कर लिया. लाइक ये सर्वे मुश्किल सा ही था, हम लेके गए एंड चुटकियों में हो गया. लाइक देवर लाइक कुछ तो ऐसा नहीं हो तो कोई बात नहीं. काफ़ी अच्छा काम किया. हमने एक प्रोजेक्ट किया था सरकार के साथ जो एक्चुअली सर्वे रिलेटेड नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी डिड देयर, एंड इट हैड द हाईएस्ट इम्पैक्ट. कोविड के समय में there was a time when हम लोकस्ट कहते हैं इसे राजस्थान में, और यूपी इन एरिया में टिड्डी कहते हैं. हाँ जी, टिड्डी के कीड़े का जो प्रॉब्लम था, देयर वर मिलियंस के स्वॉर्म में ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारे राजस्थान के आसपास आ रहे थे. और ये जो कीड़े थे इनकी जो कैपेसिटी, शायद गलत शब्द होगा कहना, पर ये एक एकड़ के खेत पे जब आके बैठते थे तो ये 4 से 5 मिनट में पूरा खेत खा जाता, खत्म कर देता. फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत नुकसान होता था. तो हम और 3-4 और कंपनियों ने मिलके इंडियन गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट
एविएशन डिपार्टमेंट और सब साथ में आके हमने आई थिंक 3 या 4 डेज के रिस्पांस टाइम में पूरे देश से अलग अलग जगह से ड्रोन्स और पायलट्स लेके वहाँ पहुँचे थे और हमने उनके अगेंस्ट छिड़काव किया था हमने, और आई थिंक हमने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया था। वाह, इट वाज अराउंड 50-60 डेज का ऑपरेशन था और पूरा काम रात को होता था क्योंकि वो रात को बैठ जाते थे कीड़े, पूरे दिन भर उड़ते रहते थे, उन्हें ट्रैक करना डिफिकल्ट होता था, तो रात को जब बैठ जाते थे हम जाके उन पे छिड़काव करके हम क्रॉप्स प्रोटेक्ट करने में हमने थोड़ा अपना योगदान दिया। वाह, दिस इज सच, कितनी प्यारी, इंसान को वो फील करने का टाइम लगना चाहिए ना काम। मतलब मैं आता हूँ बिहार से, हमारे यहाँ खेती होता है और हमें पता है जब खेत में फसल ख़राब होती है तो कितना बुरा लगता है। एंड वैसे में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यूरिया से आगे ना बढ़ने वाले मुल्क ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे ड्रोन से टिड्डियों पे काबू पाया जाएगा। दैट इज सच अ ब्रिलियंट, कितना प्यारा था। सो शंकर, ये तो हो गए, हमने अब ड्रोन वगैरह की बात की। ये पूरा शो जब हमने डिज़ाइन किया था तो हमारा पर्पस था कि जैसे आपका पर्पस है कि दुनिया को टेक्नोलॉजीज में लेके जाना है हिंदुस्तान का, मेरा पर्पस है कि लोगों को किचन तक वापस लेके जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जेंडर रोल नहीं है, ये लाइफ स्किल है। हमें तो, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे जगह पे रहते हैं जहाँ हर काम को करने के लिए कुछ लोग हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं। हमारी मेड दीदियाँ हो गई, हमारे कुक भैया लोग हो गए जो हमें ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी एक वो हुनर है जो इंसानी सभ्यता में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम साथ में बैठे बनाएं, खाएं, और ये जो दादी नानी के हाथों का जो एक रेसिपी है जो चला आया है वो बनाएं, खाएं। हो गया ड्रोन, हमने कर लिया। व्हाट इज़ योर फूड स्टोरी? जैसे बचपन की एक पहली याद कि मतलब मुझे खाने के बारे में वो जो एक याद है, पहली याद तो ये है। मुझे लगता है फर्स्ट याद अगर आप पूछो तो मोस्ट ऑफ अस, हमें याद होता नहीं है वो, हाँ, पर हमें मम्मी नानी दादी बताते रहते हैं कि तू जब बच्चा था हाँ, तब तू इस चीज़ से बहुत यस, प्यार करता था और तुझे ये खाना बहुत पसंद था। तो मुझे लगता है मेरा सबसे और आज तक सबसे डीपेस्ट प्यार जो रहा है वो आम के साथ रहा है। तो नानी हमेशा कहती है कि मैं जब बच्चा था तो मैं ये कहता था कि हम आमरस का एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं और मैं उसमें खेलना चाहता हूँ। वाह, अगर मैं ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो पाया तो मैं सच में चाहता हूँ कि एक दिन मैं ये करूँगा। आमरस का स्विमिंग पूल बनाएंगे आप। कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं हमें भी बुलाइएगा। आप, हम बस देखना चाहते हैं कि इंसान उसमें उतर के कैसे खा पाता है उसको। एक बार उसमें उतर गया तो 2 साल 3 साल के बच्चे की कहानी। नाइस नाइस। खाना बनाते हो? हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और मुझे लगता है काफ़ी ऐसे लोग जो घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं वो कभी ना कभी ये स्किल डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि अब कहाँ हम पूरा हॉस्टल का खाना कितना ख़राब होता है इस पर नहीं जाते हैं। मुझे लगता है हम खाना बनाना चाहते हैं, हमें इट गिव्स अस पावर। जब पहली बार आप खुद खाना बनाते हो और चखते हो और आपको लगता है इतना बुरा नहीं है, उस दिन जितना पावरफुल फील होता है कि अब चाहे कुछ हो जाए कि मैं खुद का पेट भर सकता हूँ। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई फील सबको वो स्किल सीखना चाहिए। मुझे याद है जब मेरी मम्मी पढ़ाती हैं और वो आती हैं ऑफिस से जब दोपहर को, तो थोड़ी सी होता है ना कि इंसान थक के आया फिर उसको वापस खाना बनाना पड़ता है, तो थोड़ी चिड़चिड़ी रहती थी। और मैं बड़ा शरारती था, मतलब इतना शरारती कि हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत करने तो आता है। बंदर कहते थे, किसी को नोच लेता था मैं। तो उस दिन तो किसी ने शिकायत कर दी, मम्मी आई थी थोड़ी सी थकी हारी, किसी ने शिकायत कर दी, मम्मी ने कूट दिया मुझे। कूट दिया तो आधे घंटे तक ना उनको भूख लगी ना मुझे भूख लगी, पर आधे घंटे के बाद भूख तो लगती है। अब भूख लग रही है और मैं कह रहा हूँ मम्मी से कि मम्मी, मतलब अंदर से गुस्सा भी है कि नहीं मांगूंगा इनसे, ये माँ है जो भी मार के गई है, और फिर अंदर से भूख भी लग रहा है। तो मैं गया ऐसे हिम्मत करके कि मम्मी कुछ खाने का। मम्मी बहुत गुस्से में कहती है, भगवान ने हाथ सिर्फ लड़ाई करने के लिए दे रखी है, जा बना के खुद से खा ले। एंड वो बहुत चोट लगी मेरे को, ये कैसी माँ है भाई है। मैंने कहा अब नहीं मांगूंगा, अब मैं जाऊंगा। और मैं 6-7 साल का था तब से चाय बनानी आती थी मुझे। अब वो दादा सरपंच थे तो घर पे लोग आते रहते थे, तो चाय बनाना सीख लिया था मैंने। अब मैं घुसा किचन में, और जैसे शहरों में किचन होता है, किचन है वैसा नहीं, गांव में एक कमरा होता है जो किचन हो जाता है, जिसको आप अंदर से लॉक कर सकते हैं।
तो मैं गया अंदर से लॉक किया, पानी में आटा, आटे में पानी मिला के मैंने पहले आटा में पानी डाला, आटा गीला हो गया, फिर उसके गीले आटे में सूखा आटा डाला, आटा कड़ा हो गया, फिर पानी डाला, गीला हो गया, ऐसे कर करके इतना सानने गया था, इतना साना। और उसके बाद 2 पापड़ की तरह रोटियां मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के नक्शे वाली सेक तो ली मैंने, है ना, सेक ली। और उसके बाद वो पापड़ की तरह रोटी लेके मम्मी के सामने बैठा मैं, चाय और रोटी। और उस दिन वो जो फील आया था ना कि अब आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, अब मैं खा सकता हूँ। उसके बाद दादी को जब पता चला, दादी ने मम्मी को सुनाया भरपेट, और मम्मी को वो इतना क्यूट मोमेंट लगा ना। एंड देन उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि खाना बनाना तो तुम्हें आना चाहिए। एंड देन सी स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा किचन में ले जाना मुझे। तो ये है, तो ऑब्वियसली वो जो वाली जो फीलिंग है ना कि प्राउड मोमेंट और पावरफुल मोमेंट वाली, कि ये अब एक लाइफ स्किल है जो मुझे आती है, दैट इज़ सो ट्रू। सो हम बनाएंगे, अभी चलेंगे हम किचन में। बाकी की बातचीत अभी और बहुत सारी बातचीत है जो ड्रोन पे हमें करनी है, पॉलिसीज़ पे हमें करनी है, फ्यूचर पे हमें करनी है भारत के, बीइंग दी उद्यमी एंटरप्रेन्योर, क्या चैलेंजेस हैं, वो सारी हम बातें करेंगे। पर चलते हैं आपकी पाव भाजी बनाने। टू द पॉइंट, स्टार्टअप वर्ल्ड में देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस। यस, आई नो कि चैलेंजेस कई दफ़ा इतनी लो हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सो आकाशी और हिला इन्फोटेक, इन दोनों के सफर में व्हाट इज द मोस्ट लोएस्ट पॉइंट दैट यू हैव गॉन टू, एंड देन हाउ डिड यू कोप अप विद इट? आई वुड से बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जिन्होंने अभी तक एक स्टेबिलिटी नहीं गेन की थी, जिन्होंने अब तक एक कस्टमर बेस नहीं बनाया था, उन सभी के लिए इंक्लूडिंग अस, कोविड बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज़ रहा। कोविड में बिजनेस काफ़ी रुक से गए, एंड पर्सनली आई वुड से उस टाइम पे सरवाइव करना ही अपने आप में एक चैलेंज बन गया था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ रहे, और हमारी इंडस्ट्री उसमें से एक थी, कि जो कोविड के प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस ढूंढना हमने जितना क्विकली शुरू किया, और हमने ड्रोन्स उसमें यूज़ करना जितना क्विकली शुरू किया, दैट हेल्प्ड अ लॉट। मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी बना के हमने जो कोशिश की कि हम कैसे कोविड के उस समय में भी नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सके, उन्हीं ड्रोन्स को यूज़ करके, उसी टीम को यूज़ करके जो हमारे साथ थी, कि हम और क्या कर सकते हैं इसके साथ। आई थिंक दैट हेल्प्ड अस स्टे अफ्लोट। प्रधानमंत्री doesn't want me to talk positive about Prime। हाँ, सो वो आपदा में औसत मैं ऐसे तो कोविड जब हुआ था, यस, घर के कुछ परिजन खोए और नौकरी गई, काफ़ी मुश्किल दौर रहा। बिल्कुल, ऑलमोस्ट सबकी कहानी वैसी, मतलब आने वाली पीढ़ियों को ये काफ़ी मुश्किल होगा हम ये समझा पाना, जहाँ पूरी दुनिया ठहर गई थी। बिल्कुल। और हम घरों में बैठे हुए थे। मतलब हम तो यूं भी कह सकते हैं, मतलब कहीं मैंने मीम पढ़ा था कि फाइनली आवर जनरेशन हैव समथिंग टू से टू आवर किड्स। जब भी वो बाहर जाने की जिद करेंगे तो वी कैन से टू देम कि हम 2 साल तक घर में बंद थे। If you want to go out for a day, it won't make a difference। तो मुझे लगता है कोविड का जो दौर था वो हमारे जनरेशन के लिए, मैं कहूँगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि हमारा करियर जस्ट शुरू हुआ था। हम सब अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करना चाहते हैं, और हमारे जो स्किल्स है, हमारे जो इंटरेस्ट है, उससे हम कैसे एक करियर बना सकते हैं। उसके शुरुआत में ही जब ये 2 साल का पीरियड इतना स्टैग्नेंट था, तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। मुझे याद है, मैं तब हमारा एक मित्र है उमंग, यू नो, यस, तो अब मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चलता था, पर उनकी कुछ तो केमिकल का काम था, एंड वो केमिकल कोविड में एसेंशियल सर्विसेज में थी। yes. तो उनकी फैक्ट्री चलती थी, तो औरंगाबाद में उसका प्लेसमेंट था, और तो मैं 6 महीने के लिए मुंबई से औरंगाबाद चला गया था, लेकिन सब अकेले अपने अपने हिस्से में कैद थे। तो 2 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं चला गया, और उस समय हमारी जो टीचिंग की कंपनी थी जिसमें मैं शुरू से पढ़ाना शुरू किया था, हाँ, उनको लगा कि आई एम नॉट एडिंग वैल्यू टू दियर कंपनी, एंड दे फायर्ड लिटरली। बड़ा मतलब होता है ना कि जनवरी 2021 बस
एकदम टर्बुलेंट स्टार्ट ही हुआ 1 जनवरी को हमको इंगेज मिली दे चोज द डेट मतलब आई स्टिल हेट देम कि मतलब और दिन किया जा सकता था 5 दिन और रुक जाते हैं बिल्कुल बट 31st वाज माई लास्ट वर्किंग डे एंड हमारी एक साथ में जो उनको जिन्होंने रिजाइन डाला गुंजन मैम तो उन्होंने बीच महीने में मुझे फोन किया कि शुभम सर आपके पेरेंट्स आपको जानते हैं तो आप पढ़ा और घर से ही पढ़ा रहे हो लैपटॉप है ही आपके पास आप स्पीड लैब्स के नाम से पढ़ाओ या अपने नाम से पढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है एंड मतलब होता है ना कि जैसे हम फिगर आउट कर रहे थे कि क्या करना है अभी जिंदगी में और वो दौर था जहाँ कोई नई हायरिंग तो हो नहीं रही थी तो मेरे को लगा कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई यस एंड दैट्स हाउ इंट्यूशन स्टार्टेड करेक्ट है ना आज 2 साल बाद जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि उन्होंने निकाल दिया कई दफ़ा जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैसले नहीं ले पाता हूँ मैं किसी जगह पे रहता हूँ तो वहीं रह जाता हूँ तो ईश्वर मेरे लिए फैसले लेता है यस और ये वन ऑफ द मतलब होता है ना कॉलेज में प्लेसमेंट ढंग की प्लेसमेंट का नाम मिलना पोइट्री की तरफ ढकेलना फिर बॉम्बे आना घर पे थोड़ी सी लड़ाई होना उसमें ऊर्जा में आग लगाना जब मैं एक जगह एक नौकरी में सेटल हो रहा था एंड गॉड इज लाइक नॉट मेड फॉर दिस करेक्ट बाहर निकालना एंड फिर वहाँ से तो आई थिंक कि उस चैलेंजिंग दौर में वो होता है ना कि जीवट रखे इंसान हौसला रखे तो हेला से आकाशी होता है बिल्कुल और स्पीड लैब से इंट्यूशन बिल्कुल को देखने का तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि कविताएं दवाई की दुकान है और कॉमेडी मॉल आप खुश हैं तो आप मॉल में घूमिए पर जिंदगी में जब जरूरत पड़ती है तो आप दवाई की दुकान की तरफ रुख करते हैं बिल्कुल अब ना दवाई की दुकान को मॉल की मौजूदगी से रश्क होना चाहिए और ना मॉल को दवाई की दुकान की मौजूदगी से नुकसान बस ऐसे ही चलती हैं कविताएं तो जिस दिन जिसको जरूरत पड़ती है वो कविताओं तक लौटता है और सुन के आनंद आता है पढ़ के महसूस होता है तो आपको जैसे आनंद आ रहा है लेते रहिए क्या सो टेक्नोक्रेट्स डू लव पोएट्री और बड़ा बनने के लिए कविताओं को सुनना जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल मुझे अब भी याद है जो कविता आप लोगों तक पहुंची है वो आज नहीं तो कल होगा हर संकट का हल होगा तो मैं बिहार से आता हूँ ना हमारी भोजपुरी जनरल न्यूट्रल लैंग्वेज है तो हमें कई दफ़ा हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग मान लेते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग मान लेते हैं तो ओरिजिनल जो लाइन लिखी गई थी उस कविता की वो थी हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा बाद में जब मैं बॉम्बे आया तो उसको करेक्ट कराया गया तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है अब भी शंकर जब सुनना चाहते हैं तो कहते हैं भाई मुझे ओरिजिनल वाली ही सुना मेरे को मुश्किल चलेगा होगा मुश्किल नहीं होगी पर होगा मैंने एक दिन आई थिंक कहा था कि मैं चाहता हूँ कि शुभम इतना बड़ा कवि बन जाए कि मुश्किल को हम पुल्लिंग मान ले नहीं लोकप्रिय कवि बन जाए कि मैं शो ऑफ कर सकूं मैं सबसे ये कह सकूं कि मैं वो पहला इंसान था जिसने ये कविता सुनी थी और मैं वो इंसान हूँ जो आज भी ओरिजिनल फॉर्म में सुनता है कमिंग बैक टू ड्रोन्स यस हिंदुस्तान मतलब कहते हैं ना कि वी आर द यंगेस्ट क्राउड यदि हम 20 साल बाद पलट के हिंदुस्तान देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें कहाँ अपने आप को हम पाएंगे जैसे हम 18 मतलब होता ना 1970 1980 में या 1990 के बाद से चाइना जिस तरह से ग्रो किया ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी बराबर थी देन दे पिक्ड अप हम रह गए हैं कहीं तो आज से 20 साल बाद यदि हम पलट के देखते हैं तो क्या देखेंगे हम मुझे लगता है हम ये देखेंगे कि ये वो एक पिवटल मोमेंट था जहाँ पे हिंदुस्तान के जो युवा है जो यूथ है उन्होंने समझा कि ट्रू वैल्यू क्रिएशन जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में वो स्किल डेवलपमेंट से होती है वो वैल्यू एडिशन से होती है हम आज तक जो बिजनेसेस देखे हैं और इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस जो आज हम कहते हैं बड़े हैं वो सारे बिजनेसेस ऐसे रहे जो ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं वो कहीं से खरीदते हैं और कहीं पे बेचते हैं उनका जो वैल्यू एडिशन है वो ये है कि वो हम तक पहुंचाने में उसे आसान बनाते हैं पर एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वो क्रिएशन पे फोकस करे इनोवेशन पे फोकस करे और ये समझे कि हम कैसे नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज को क्रिएट कर सके और सारी दुनिया में हम उससे एक बड़ी देश बनने एक सुपर पावर बनने में मदद ले सके मतलब वी आर फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग मोर देन वी आर क्रिएटिंग समथिंग yes I think China beat us there
चाइना अंडरस्टूड दैट एज लॉन्ग एज वो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, तो वो पूरे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर पाएंगे और पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट होती जाएगी। जितना दूसरे कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम उतना एक प्रीमियम क्रिएट कर पाएंगे फॉर वॉट एवर वी वॉन्ट टू सेल आउटसाइड। एआई के एज में भी है आज, जहाँ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो डिसरप्ट होने वाले हैं। तो हमें उसके बारे में भी ध्यान रखना होगा कि कोई आज जो पढ़ रहा है वो 10 साल बाद इरेलेवेंट ना हो जाए। कोई आज जिस फील्ड में स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए आई फील लोगों को ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए जो उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि वो कॉन्क्रीट वैल्यू ऐड कर पाएंगे। वाइल मुझे याद है जब हम 8th या 9th में थे, हमारे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी ये कहते थे कि ऐसे स्किल्स डेवलप करो जो तुम्हें मल्टीपल करियर्स में काम आ सके। मैं ड्रोन की बात करता हूँ। ड्रोन एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इस अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस माना जाता है। तो ड्रोन्स के इंडस्ट्री में अगर किसी को इंटरेस्ट हो, किसी को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद हो, तो उन्हें तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, उन्हें वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ेगा कि ड्रोन्स बनते कैसे हैं, ड्रोन्स यूज़ कैसे होते हैं, और एक बेस या एक फाउंडेशन जब वो क्रिएट कर लेंगे, दे विल बी एबल टू थिंक ऑफ न्यू वेज इन विच ड्रोन्स कैन बी यूज्ड। वो ये सोच पाएंगे कि ड्रोन्स के यूनिक एप्लीकेशंस आगे जाके क्या हो सकते हैं अगले 10, 15, 20 साल में, जब वो अपने करियर के पीक पे होंगे, तब वो इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। अ फ्यू ऑफ दोज जो मैं आज एडवाइस दे सकता हूँ वुड बी टू गेट इनटू एम्बेडेड सिस्टम्स। मुझे लगता है ड्रोन्स के जो कोर टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें मैं गवर्नमेंट का भी एक रोल ऐड करना चाहूँगा। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ फोकस जहाँ वो चाहते हैं कि इंडिया ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड बन जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये काफ़ी स्पीचेस में कहा है कि उनका ड्रोन के प्रति एक फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमको ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेशंस, यूज़ केसेस, इस पे बहुत काम करना है और हमें हमारे यूथ की सपोर्ट लगेगी। आई थिंक दीज आर गुड एवेन्यूज टू वर्क ऑन। मतलब बेसिक कोर्सेज आर नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। बेसिक कोर्सेज आर गोइंग टू बी यूजफुल। आम भाषा में समझा, मतलब बिल्कुल। जो आपने भी करा है ना, हाँ। 8वीं क्लास 9वीं क्लास के बच्चों को समझेगा नहीं। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ एंड उनके पेरेंट्स आते हैं कि सर क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है। मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन जो है वो आज के जो टेक्स्ट बुक्स है ये एडवांस होने चाहिए, पर हम इस पे आज 8वीं के बच्चे को रिलाई करने नहीं कह सकते कि सिलेबस इम्प्रूव होगा। तो उन्हें एडिशनल वर्कशॉप्स करने चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है इंक्लूडिंग आप अग्री करेंगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन जहाँ हम यूट्यूब वीडियोस देख के अलग अलग कोर्सेज करके, वर्कशॉप्स करके ये नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं एनकरेज करूँगा बच्चों को कि वो एक्सप्लोर करें, क्यूरियोसिटी बनाए रखें, और मुझे लगता है स्काई इज़ द लिमिट। Skills development is necessary. Absolutely. Number of degrees doesn't matter. आई फील, मैं पर्सनली अगर बताऊं, मैं आज तक जितनी पायलट्स देखा हूं जो ड्रोन्स उड़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स इन द कंट्री जिनको मैंने देखा है, वो उनमें से कोई भी इंजीनियर्स नहीं है। तो डिग्री की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई है। स्किल्स और नॉलेज की इम्पोर्टेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है, और ये सेल्फ डेवलपमेंट, और मैं आसान भाषा में अगर कहूँ तो क्लासरूम से वापस आने के बाद की जो पढ़ाई है, जो हम करते हैं हमारे फ़ोन पे, हमारे लैपटॉप पे, कैन आई हेल्प यू? यस, जो हम सीखते हैं उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टेक्स्ट बुक की पढ़ाई को मैं कम नहीं कह रहा हूँ, पर वो इनफ नहीं है। वो ABCD है, एप्पल की स्पेलिंग आपको खुद सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े अभी आपने कहा कि मतलब प्रधानमंत्री की ख्वाहिश है कि इंडिया ड्रोन इंडस्ट्री का हब बने। बिल्कुल।
टेल अस हाउ विल इट बी, कैसा होगा इनकेस हम दुनिया को सुपरसीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, हाउ डज इट लुक? ये जो इमेज है ये बहुत लार्जर देन लाइफ है, पर इसकी जो शुरुआत है वो होगी बहुत बेसिक से। वी विल हैव टू बिल्ड टेक्नोलॉजीज़ इन द कंट्री जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग में वो स्किल्स डेवलप कर सके, हम सर्विसेज में वो स्किल्स डेवलप कर सके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि आज जब एक कार बनती है तो वो कार एक कंपनी बनाती है, पर वो कार बनाने के हर पार्ट्स जो है, उन पार्ट्स को बनाने के जो मशीन्स है, ये सारे सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज जो है, ये सब डेवलप जब होती है और एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, तभी एक कार बन पाती है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी ऐसे सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। हमें ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो बेहतर मोटर्स बना सके। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एरोडायनेमिक्स पे बेटर काम कर सके। तो ये काम एक जन नहीं कर पाएगा, ये एक पूरे इकोसिस्टम सोसाइटी का कलेक्टिव एफर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ मच आर वी डिपेंडेंट, मतलब अपने ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग में और एप्लीकेशन में चाइना पे? आज मैं कहूँगा मेरे 7-8 साल के करियर में हम काफ़ी बेहतर हुए हैं, बट हमारी डिपेंडेंसी आज भी काफ़ी है। एक ज़माने में जब हम ड्रोन्स कॉलेज में बनाते थे तब सारे पार्ट्स हम इंपोर्ट करते थे, पर आज मैं कहूँगा कि मैं खुद बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जो इन टेक्नोलॉजीज़ पे इंडिया में काम कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये डिपेंडेंस कॉन्स्टेंटली कम होता रहे। तो मिलते हैं हम आपसे डाइनिंग टेबल पे। खूबसूरती है ये हिंदुस्तान की कि हैदराबाद में पैदा हुआ एक कन्नडिगा, बिहार में पैदा हुआ एक बिहारी महाराष्ट्र की भूमि पर बैठ के पाव भाजी बना रहे हैं और हिंदुस्तान की उन्नति की बातें कर रहे हैं। आज कोशिश है हमारी पाव भाजी बनाने की। शंकर जी बताएंगे कि कैसा हुआ। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। खुशबू तो गरम मसाले की। तो पाव भाजी से जुड़ी जब मैं एक बार ना, क्योंकि बहुत पसंद आई, हमने पहली बार जब मैं कॉलेज गया था तब पाव भाजी खाई थी मैंने। वहाँ पे रुशत करके एक थे, उनके बनाया। फिर मैंने इसके पीछे रणवीर बरार करके एक शेफ है, यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं बहुत देखता हूँ कुकिंग की। yes. तो उन्होंने ऐसे पाव भाजी की एक दिन रेसिपी मैं देख रहा था, तो भाई साहब समझा रहे थे कि पाव भाजी बनी कैसे। एंड आई थिंक कि सारे मराठी लोगों को ये बात पता है ऑलरेडी कि मील मजदूरों को चाहिए था। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे सभ्यता, अबे यार निकल जा, कैसे सभ्यताएं विकसित होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ गया, कूद गया कहीं और। ऐसा करके यही डाल देते हैं हम, ये वाला इसमें डाल देते हैं। बढ़िया। प्याज या कांदा लीजिए। कांदा। मैं पहली बार आया था बटाटा और कांदे से इतना कंफ्यूज हुआ था। और आई एम लाइक कि आलू प्याज बोलो, बाद में मतलब नाइव इतना कि भाई तुम आलू प्याज क्यों नहीं बोल रहे, और बाद में रियलाइज है भाई वो तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं, तू कांदा क्यों नहीं बोल रहा। बोल दिया आलू प्याज बिहार में, यहाँ तो कांदा बोल ले। ठीक है। ड्रोन और एआई दोनों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिल्कुल कंबाइन हुई है। हाँ, काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं। आई थिंक ड्रोन सर्वेलेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इस पे काफ़ी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है एआई का। डिफेंस में जहाँ सर्वेलेंस का काम इतना ज़्यादा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ले लीजिए, इंडिया चाइना बॉर्डर ले लीजिए, जहाँ पे ड्रोन्स 24 घंटे उड़ते रहते हैं, वहाँ पे एआई का सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि वो इंसानों को, जानवरों को, अलग अलग जो वहाँ पे मूवमेंट्स होती है उन पे नज़र रखते हैं। जब 22,000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ, तो वो 22,000 किलोमीटर के बॉर्डर पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के लिए ये इंसान
के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट जब एआई इसके साथ जुड़ जाता है तो काम बहुत आसान हो जाता है, एंड जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो रियल टाइम एंगेजमेंट पे रिस्पॉन्स बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो आई थिंक ये एक एप्लीकेशन है, बट जैसा आपने कहा दोनों टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसके एप्लीकेशंस बनते ही जाएंगे। यदि एक आम आदमी मतलब ऐसे पहले तो खाना खाओ बिल्कुल है ना, तब से एकदम ड्रोन किया जा रहा है भाई पाव भाजी फोकस कर रहे हैं भाई जब भी ऐसा खाना सामने रहता है कोई और बात चल रही थी तो मुझे 3 इडियट का वो सीन याद आता है, दोस्त पे फोकस करे मम्मी पे फोकस, खाने पे फोकस करते मटर पनीर पे फोकस करते। अब तो नहीं बात कर सकते, बहुत बढ़िया हो, वेरी टेस्टी। खाने की बात करें पता नहीं यार, पाव भाजी खाते खाते बात करना बहुत टफ है वैसे। नहीं तो एक कॉमन मैन लाइक हाउ दे कैन गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रोन, 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा है या मेरे पापा है, ही वांट्स टू ट्राई, हाउ कैन ही गेट बैक, हाउ कैसे हो सकता? तो इंडिया में जैसे मैंने पहले बताया था 2020 लॉज के हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ रिक्रिएशनल ड्रोन्स, या जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं या यू नो हमें अपने फैमिली के साथ वीडियोस लेने हैं, इसके लिए भी प्रोविजंस है जहाँ मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाते हुए कहूँगा 250 ग्राम्स से जो हल्का ड्रोन होता है, ठीक है, उस ड्रोन के लिए जो परमिशंस और ट्रेनिंग और ये सब रिक्वायर्ड होती है वो बहुत कम होती है, एंड आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो सकती है जिनको है। पहले से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना उड़ाने की, ऐसे लेके महंगी सी चीज कितने की आती है, व्हाट इज द कॉस्टिंग अराउंड ड्रोन? यस, ड्रोन्स का ये कंज्यूमर ड्रोन्स आज जो आते हैं इसकी एक पूरी रेंज है। जैसे आपने देखा है कि शादियों में ड्रोन्स उड़ते हैं, वैसे ही मूवीज़ में और आज जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे टीवी शोज बनते हैं इनमें भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ड्रोन्स उड़ते हैं। तो ये वीडियोग्राफी ड्रोन्स के कैटेगरी में आते हैं और ये लगभग 30-40 हज़ार के ड्रोन से लेके 30-40 लाख तक के ड्रोन्स आते हैं इस कैटेगरी में। तो वही है कि जिनको इंटरेस्ट है उन्हें थोड़ा फाइनेंशियली भी इस इंटरेस्ट में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। टैक्सी का रूप ले सकता है कमिंग फ्यूचर में? कैन अ मैन फ्लाई विथ ड्रोन? I would say testing and development of this has already started in India. बाकी कुछ देशों में भी एक बहुत ही लिमिटेड लेवल पे ये यूज़ किया जा रहा है। आई थिंक दुबई इज़ वन कंट्री विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ड्रोन टैक्सीज, और मुझे लगता है ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग अगले 5 से 10 साल में ऐसा होगा कि हमें मुंबई के ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिकली Yes. क्योंकि हम पिछले 10 साल से मेट्रो भी देख रहे हैं नाइस, बट क्योंकि इमेजिन कीजिए कि हमको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ट्रैफिक पुलिस को पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है और एम्बुलेंस के थ्रू जाती है, यदि वो ड्रोन से ट्रांसफर होने लग जाए तो ये ऑलरेडी अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में शुरू हो चुका है। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड में, जहाँ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन इतना एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मेडिकल यूज़ के लिए। सो ड्रोन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया। तो जो कॉस्ट सेंसिटिव चीज़ें हैं उनमें ड्रोन के एप्लीकेशंस आने में काफ़ी वक्त लगेगा। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में आपको पिज़्ज़ा की डिलीवरी घर पे ड्रोन से होगी, तो ये आज मुश्किल है। पर जहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ वन सच सिचुएशन जहाँ पे द रेडीनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ ऑलरेडी देयर, बट कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को कम होने में वक्त लगेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आने में वक्त लगेगा। नाइस टॉक हो गया। यस, मैं सवाल पूछ के एक पाव खत्म कर दूंगा तुम जवाब देते देते याद रखोगे होगा। मैंने सुना है ऐसे महाराष्ट्र में कि पाव 2 तरह के होते हैं। यस, Which are you? Are you a top person or a bottom person? I think it's a very debatable thing, but I am a bottom person.
क्या रहे हो भाई? ओ भाई, पाव की बात करें, दिस इज बॉटम पाव, दिस इज टॉप पाव। Yes. तो अब इनको बॉटम चाहिए, मैं इनको बॉटम दूंगा। आई एम अ टॉप पर्सन। शंकर कैन ईट मेरे हाथ का। नाइस, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर क्वेश्चंस। अब ऐसे चल लेते हैं, Yes. बात कर लेते हैं। तो पाव भाजी पे फोकस हो सकता है। पाव भाजी में फोकस हो सकता है। ताजी ताजी शादी हुई है आपकी, कैसी चल रही है? इंसान को हिम्मत चाहिए भाभी को सामने बिठा के। अच्छा, हम ये सब भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चलिए। मैं ऑलमोस्ट सब लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आई थिंक अपने बैच में मैं ही बच गया हूँ। नहीं, जल्दी हो जाएगी। तो सबसे फीडबैक ले रहा हूँ मैं, कम से कम मुझसे कोई ये नहीं पूछे तुम कब शादी कर रहे हो, इससे पहले मैं पूछ रहा तुम्हारी चल कैसी रही है। अच्छी चल रही है यार, सबको करनी चाहिए। हाँ, तुम कब कर रहे हो? मोस्टली ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी, ईश्वर की चाह के ऊपर अटकी हुई है। नहीं, ईश्वर ने इतना ये नहीं किया जितना आपने मैकेनिकल करके गलती की है। वो भी ईश्वर ने किया। हमारे एक चाचा बना दिया, मैं वीआईटी में अच्छी खासी रैंक थी और सीएससी नहीं मिलती पर आईटी मिल जाती मुझे, और आई वाज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि मैं आईटी लूंगा। तभी काउंसलिंग के दिन 9 मई 2013 को मेरे पास वाले पापा को किसी दूर वाले चचा का फोन और उसने कह दिया, और तभी ना भारतीय जो अभी तो प्रधानमंत्री हैं, तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान प्रचारक हुए थे, और उन्होंने मेक इन इंडिया करके नारा दिया था। तो मेरे चाचा को लगा था ना कि बगल में मारुति की फैक्ट्री खुलेगी, बिहार में वर्कफोर्स है, झारखंड में माइंस है, मिनरल्स है, तो बगल में फैक्ट्री खुलेगी, बेटा बगल से ऑफिस सूटकेस लेके ऑफिस जाएगा, सूटकेस लेके लौटेगा, मारुति की कार उसको रिसीव करेगी, फिर ड्रॉप करेगी। मैकेनिकल लो बेटा, ये क्या कंप्यूटर पे कटर पटर करके भविष्य है ना। मेरे पापा ने ये सब्जी खरीद ली, चाचा ने सब्जी बेची, एक आदमी ने बेची, चाचा ने खरीदी, चाचा ने पापा को बेची, पापा फेंकने से मना कर रहे हैं अभी तक। उनको अभी भी लग रहा है कि घर के बगल में फैक्ट्री खुलेगी और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम आएगी, बट उन्होंने कह दिया। और उस समय इतना था नहीं कि मैं पापा को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ले लो मैकेनिकल। हमने ले लिया मैकेनिकल, ना सिर्फ करियर बर्बाद हुआ, जिंदगी के आनंद पे जो ग्रहण लगा, मेरे को लग रहा है चाचा को इसी बात की तकलीफ थी इसको आनंद नहीं आना चाहिए लाइफ में। तो हमारा बट एनीवे लाइफ हैज इट्स वेज, जो मैकेनिकल से नहीं मिला कविताओं ने वो दिया है दोस्त। बिल्कुल। सो पॉइंट बहुत, अब होपफुली मजा आया। Yes. अपन खाना कंटिन्यू करेंगे, तब तक खाने पे बात करते रहेंगे, एक पाव पूरा का पूरा पड़ा हुआ है कि बातचीत में। तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते एक कविता है केदारनाथ सिंह जी की, जिनको यदि आप नहीं पता कि केदारनाथ सिंह जी कौन है तो आप गूगल कीजिए, ऑनलाइन आपको बतेरे मिल जाएंगे। और यदि आप उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं किसी आर्टिस्ट को तो लौटिए लाइब्रेरियों की तरफ, वो पहुँचिए किताबों की दुकानों में और ख़रीदिए केदारनाथ सिंह जी की कविता। मैं आपको उनकी कविता के साथ छोड़े जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर भाई आने के लिए। दुनिया तकनीक से, दुनिया साहित्य से, दुनिया जिजीविषा से आगे बढ़ रही है। हर वो लोग जो लगे हुए हैं अपने आप को ढकेलने में, समाज को ढकेलने में, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी अगले मोड़ पे छोड़ के जा रहे हैं। केदारनाथ जी की इस कविता के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जो तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण तोड़ा है, शासन मोड़ा है, वही युग के रथ का घोड़ा है। वो जन मरेगा नहीं, वो जन मरेगा नहीं। बने रहिए सूरज के रथ का 7वां घोड़ा, दौड़ाते रहिए भारत को 21वीं सदी में। इस तरह के बुलंद कंधों की ज़रूरत है, इस तरह के हौसलों की ज़रूरत है। इसी हौसले के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं यही, और ये वीडियो आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है इरशाद कम्युनिटी ने। इरशाद मुंबई की एक पोइट्री कलेक्टिव है जो मुशायरे, कवि सम्मेलन और ओपन माइक्स कराते हैं। नए कवियों को, नए मुसाफिरों को, ज़िंदगी के सफ़र के नए मुसाफिरों की मदद करने की भरसक कोशिश करते हैं। हम और हमारी पूरी टीम इरशाद की इस मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार है। आपको ये वीडियो पसंद आई
तो आप ज़रूर अपने दोस्तों परिवारों के साथ साझा करें, कमेंट में लिखें और ये भी लिखें कि आपको हमारे रेसिपी चाहिए तो हम बताएंगे आपको कमेंट सेक्शन में कि कैसे बनाई हमने भी 2 बिहारी और साउथ इंडियन ने मिलकर महाराष्ट्र की डिश। और किसको आप देखना चाहते हैं आगे, किस तरह की बातें सुनना चाहते हैं, किस तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, सब खैर, जय हिंद।